हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल से हर चैप्टर करवाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि बच्चे की जो चैप्टर अपन ने लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है और वो कौन सी फिजिक्स के अंदर आता है। देखो बच्चों, हमारे पास दो तरह की फिजिक्स होती है। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है जहाँ पे चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो, चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है बच्चे जहाँ पे चार्ज क्या हो, मोशन में होता है, ठीक है। तो अब बात क्रिएट ये होती है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वो कौन सी फिजिक्स के अंदर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है बच्चे, यहाँ पे रेस्ट पे है। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेज और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, मोशन, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम चार्ज से। चार्ज क्या होती है बच्चे, एक ये इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होती है बच्चे, ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है बच्चे एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर और डिस्कवर हम नहीं कर सकते, यानी कि जिसके अंदर खोद के हम और कुछ नहीं निकाल सकते। लास्ट प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चार्ज भी हमारी क्या है बच्चे, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर पूछे कि और एग्जांपल दे तो और क्या होता है बच्चे, इसका मास भी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब चार्ज जो होता है बच्चे, उसका सिंबल होता है हमारे पास Q, और जो उसका यूनिट होता है वो होता है कूलम। C से डिनोट करते हैं उसको। चार्ज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ज टॉपिक। अब बात आती है बच्चे कि चार्ज और मास दोनों की दोनों कैसी होती है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कहते हैं इनको डिफाइन करके बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो, अब पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। देखो, एक साइड हम लिख रहे हैं चार्ज और दूसरी साइड लिखेंगे हम मास। देखो, यहीं से पता लगता है चार्ज हमारे पास क्या होता है बच्चे, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मास हमेशा कैसा होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। बट जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, अट्रैक्टिव होता है। अब अगली बात आती है थर्ड, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं कि जो चार्ज है बच्चे वो डू नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट जो मास होता है वो क्या करता है बच्चे, डिपेंड अपॉन स्पीड। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला हमारा। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको, होता है बच्चे m इज इक्वल टू m0 डिवाइड √1 माइनस v²/c²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता और मास क्या होता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। अब देखो, जो ये इधर वाला मास है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो मास होता है बच्चे बॉडी का मास ऑफ बॉडी। और जो m0 होता है वो क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ बॉडी। जो v होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ बॉडी। एंड जो c होती है वो क्या होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ कि स्पीड को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है।
यहाँ पे मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूँ वो m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइड बाई रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लेते हैं कोई बॉडी है मेरे पास, ये वो बॉडी की स्पीड है बच्चे, मान लेती हूँ वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो भाग रही है, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइड 1 माइनस 15 का स्केयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है बच्चे 3 इंटू 10⁻⁸ और इसका स्केयर। अब देखो क्या आ जाएगा, एम नोट डिवाइड बाई 1 माइनस 225 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻16। अब देखो बच्चे इस केस में क्या हो रहा है बच्चे, जो ये वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर यानी कि छोटी टर्म को जब हम बड़ी टर्म से डिवाइड करते हैं बच्चे, वो क्या होता है, हमारा आंसर बहुत ही छोटा होता है, यानी कि 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो 1 में से 0 पॉइंट कुछ माइनस करेंगे तो ओवरऑल फैक्टर नीचे वाला क्या हो जाएगा, m। तो इस केस में बच्चे जो m है, बॉडी का जो मास है, वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आएगा, m नोट के इक्वल आएगा, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हम स्पीड को क्या करते जाएंगे बच्चे, स्पीड को इंक्रीज़ करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसकी केस में, मान लो मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया है बच्चे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। ऐसे ही क्या होता है, जो बच्चे एक होता है हमारे पास बीटा पार्टिकल, वो 10⁻7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हैं। तो अगर मैं चार्ज की बात करूँ, देखो अब चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करो फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइड बाई रूट 1 माइनस, अब पुट करो कितना, 10⁻6 की स्केयर डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻8 और इसका स्केयर। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m नोट डिवाइड बाई रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा, 10⁻12 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻16। अब देखो इस केस में क्या होता है बच्चे, ये फैक्टर, ये देखो ये वाला फैक्टर क्या आएगा, ऐसा आएगा जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे कि जो, देखो बात किसकी कर रही हूँ मैं, चार्ज की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज का मास क्या होएगा बच्चे, मास इफेक्ट करेगा कि मास कैसा दिखेगा अपने को, थोड़ा इंक्रीज होता हुआ अपने को यहाँ पे क्या करेगा बच्चे, दिखेगा। तो यानी कि चार्ज के केस में, अब देखो जो नीचे वाला एग्जांपल लिया मैंने, वो किसका लिया बच्चे, चार्ज का, यानी कि चार्ज की स्पीड में कोई चेंज आएगा, यानी कि स्पीड नो चेंज, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट क्या आएगा, जो उसका मास है ना बच्चे, वो क्या हो जाएगा, चेंज, बट मास में क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी कि हम लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैं स्पीड को बढ़ाती हूँ, इंक्रीज करती जाती हूँ, तो क्या होता है बच्चे, जो अपना बॉडी का जो मास होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि चार्ज के केस में चार्ज की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसका क्या होता है बच्चे, मास इंक्रीज होता है। इसीलिए क्या है, दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं कि दोनों होते तो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चे, कोई भी चीज़ क्या हो, कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, only ट्रांसफ़र। सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं हम, यानी कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं बच्चे, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन isolated system is always conserved। conserved मतलब और कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने क्या लिया बच्चे, एक सिस्टम ले लिया ये, और उसके अंदर चार्ज रख दिया, एक 3 कूलम का, एक 2 कूलम का और एक -1 कूलम का, ये रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को उठा के ऐसे हिला के दोबारा से रख दिया इसको, और मान लो ये क्या है अपनी फर्स्ट पोजीशन, फिर अपन ने उसको हिला के दूसरी जगह जब दोबारा रखा तो चार्ज क्या होते हैं बच्चे, अभी देखो ऊपर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा कि चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, तो चार्ज ये टकरा के एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मान लो मेरे पास चार्ज तो 3 ही मिलेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
मान लो ये कितना आया, 2 आया, और ये भी कितना आया, 2 कूलम आया। अब थर्ड चार्ज बताओ कितना होता है बच्चे। देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमारी कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा। देखो हमारे पास कितने चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। निकालो Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 1 कूलम इज इक्वल टू 2 कूलम प्लस 2 कूलम। इसकी आप मैंने Q3 डैश की निकालनी है, तो निकालो 3 प्लस 2 कितना 5, 5 माइनस 1 कितना 4 कूलम, सॉरी इसको 1 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 कूलम। अब इसको करो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 कूलम प्लस Q3 डैश। ठीक है, तो यहाँ से Q3 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 4 कूलम माइनस 3 कूलम कितना आ जाएगा 1 कूलम। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं बच्चे, चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है उसको हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है बच्चे अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि कोई भी क्वांटिटी जो क्या हो बच्चे फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका अगर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है बच्चे, चार्ज इज इक्वल टू NE। जो ये क्या होता है, चार्ज होता है बच्चे चार्ज ऑन बॉडी, और जो N होता है वो क्या होता है हमारा इंटीजर, और E क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी कि चार्ज ऑलवेज क्या करता है बच्चे, एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये क्वांटाइजेशन की आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्या कि किसी भी बॉडी का चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चे वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जैसे मान लो अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल है बच्चे, कैन अ बॉडी ऑफ चार्ज 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। यानी कि क्वेश्चन है बच्चे कि क्या हम किसी बॉडी को इतना चार्ज हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। निकालो Q इज इक्वल टू NE। चार्ज की वैल्यू कितनी देर की अपने को 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, N अपने को निकालना है, इसका होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो N की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट हट गया, ऊपर क्या लग जाएगी 0। ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, बच्चे 10 ऊपर क्या हो गया हमारा 5 इंटू 10⁻⁻18, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चे प्लस का, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो आंसर आया अपना 50। देखो अगर हमारे पास बच्चे N की वैल्यू पर्टिकुलर क्या आती है, प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 3, मतलब कुछ भी मतलब पॉइंटों में रेशो में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर हमारा रेशो में आंसर आता है तो इसका मतलब उतना चार्ज हम बॉडी को नहीं दे सकते। यानी कि पर्टिकुलर इंटीजर हमारा क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी को उतना चार्ज दे सकते हैं। अब हमारे पास हमारी N की वैल्यू आई है 50, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, पर्टिकुलर आंसर है ना अपना, रेशो में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम बॉडी को इतना चार्ज क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चे हमारे पास नेक्स्ट